अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ साइकोफिज़िक्स प्रोसेस एंड टर्म्स। कि साइकोफिज़िक्स क्या है और साइकोफिज़िक्स का जो प्रोसेस है और उसके अंदर जो टर्म्स यूज़ होती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आसानी से मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। जी, साइकोफिजिक्स फिजिक्स is a subfield of psychology that quantitatively investigate the relationship between physical stimuli and the sensation and perception they produce. साइकोफिज़िक्स साइकोलॉजी की एक सब डिवीज़न है, सब फील्ड है, जिसमें इस चीज़ का मुताला किया जाता है कि किस तरह जो कोई एनी स्टिमुलस जो है वो हमारे सेंसेशन और परसेप्शन पे कैसे असरअंदाज होता है, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है स्टिमुलस और वो स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स या सेंसेशन या परसेप्शन क्रिएट करता है उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। साइकोफिजिक्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड as the scientific study of relation between stimulus and sensation कि स्टिमुलस और सेंसेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी साइंटिफिक स्टडी को साइकोफिजिक्स कहते हैं और मोर completely as the analysis of perceptual process by studying the effect on the subject experience or behavior of systematically varying the properties of stimulus along one or more physical dimensions। इन ब्रॉड टर्म अगर हम इस चीज़ को देखें तो जितना भी हमारा परसेप्चुअल प्रोसेस होता है कि हम किसी चीज़ को जब देखते हैं या कोई भी एनी स्टिमुलस जब हमारे सेंस ऑर्गन पे वो असर करता है तो उसका जो हम परसेप्शन करते हैं, तो ये सारा जो प्रोसेस है कैसे परसेप्शन होती है और स्टिमुलस जो हमारे सेंस ऑर्गन पे कैसे असर करता है, इस सारे प्रोसेस को ब्रॉड टर्म में अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं साइकोफिजिक्स। Psychophysics also refer to a general class of methods that can be applied to study a perceptual system। कि ये एक मेथड इसको कह सकते हैं कि जो परसेप्चुअल प्रोसेस को स्टडी करता है और उस पर अप्लाई किया जाता है। दिस फील्ड वॉज pioneered by Gustav Fechner in the 1860 when he published his book titled Element der Psychophysik, in which he coined the term psychophysics. In this book, he gave the definition of psychophysics and examined how physical stimuli are perceived and examined the relationship between stimuli and sensation। तो साइकोफिजिक्स को इंट्रोड्यूस कर जिसने करवाया था उसका क्या नाम था, गस्टाव फैकनर, और 1860 में उसने अपनी बुक साइकोफिजिक्स में जो है इसका जिक्र किया था पहली दफ़ा। आगे जो इसके टर्म्स और प्रोसेस है तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है या इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं कि किस तरह जो हम किसी चीज़ को सेंस करते हैं या हमारी सेंसेशन जो है वो जन्म लेती है। तो सबसे पहले सेंसरी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मीन कि कोई लिमिट, कोई हद। थ्रेशोल्ड एस्टेब्लिशेस और सेट्स फॉर द मिनिमम लेवल फॉर एनी इवेंट टू टेक प्लेस। कि थ्रेशोल्ड जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है ये मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुल है दैट कैन बी डिटेक्टेड। किसी भी स्टिमुलस की
कम से कम लेवल की वो मिकदार जिसके बाद जो है वो सेंस किया जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि कोई चीज़ जो है उसने इफेक्ट किया है। इन साइकोफिजिक्स और न्यूरोसाइंस द सेंसरी थ्रेशोल्ड कैन बी अ वेरियस टाइप। इसकी मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड। It is the minimum level or limit of threshold within which a stimulus may not only be detected but can also be recognized as well. ये वो कम से कम लेवल है जिसमें ना कि सिर्फ स्टिमुलस जो है वो डिटेक्टेड होता है बल्कि उसके बारे में थोड़ा सा रिकग्नाइज भी हो जाता है। और आगे डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। It is that level of threshold in which the difference which is detected in a stimulus can be easily recognized or perceived. तो ये स्टिमुलस की एक वो मिकदार है, वो लेवल है जिसके बाद हम उसके दरमियान जो स्टिमुलस है उसके दरमियान जो है वो फ़र्क कर सकते हैं। उसको डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जो है दो बल्ब हैं, ठीक है। तो एक की जो रोशनी है वो कम है और दूसरे की जो रोशनी है वो ज़्यादा है, तो वाट का फ़र्क हो सकता है। तो उसमें जो हम डिफरेंस करेंगे, मिसाल के तौर पे पहले हम जो दो बल्ब हैं वो सेम वाट के चलाएंगे, फिर उसके बाद एक बल्ब का वाट जो वो ज़्यादा करते जाएंगे, तो जहाँ पे हमें डिफरेंस होगा तो वो होगी डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। आगे है जी टर्मिनल थ्रेशोल्ड। द थ्रेशोल्ड लिमिट बियॉन्ड विच अ स्टिमुलस मे नो लॉन्गर बी रिकॉग्नाइज्ड और परसीवेबल। मसलन किसी भी स्टिमुलस की या तो बहुत ज़्यादा उसका लेवल हो जाता है या बहुत कम, जिससे वो परसीवेबल ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर 20 से 20,000 तक जो HZ की फ्रीक्वेंसीज़ की हम आवाज़ें सुन सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी करेंगे तो वो हमारे लिए डिटेक्टेबल ही नहीं है, हमारे लिए वो सुनने के काबिल ही नहीं, तो उसको हम कहेंगे टर्मिनल थ्रेशोल्ड। आगे इसमें साइकोफिजिक्स के प्रोसेस में एक टर्म यूज होती है सेंसरी अडॉप्टेशन। Sensory adaptation take place when the sensory receptors are no longer being able to perceive the stimulus because of the continuous contact of our senses with the stimulus। मतलब हम किसी भी स्टिमुलस के साथ बार बार जो हमारे सेंस ऑर्गन के एक्सपायर होता है, तो उसके बाद जो है वो उसकी हम सेंस उसकी जो वो सेंसेशन है वो परसीव नहीं करते। मिसाल के तौर पर इफ़ यू डिप योर फिंगर इन अ बॉल फाइल्ड विद वार्म वाटर, आफ्टर सम व्हाइल you will no longer will be able to feel that much warmth as your senses have adapted with the stimulus। जैसा कि हम ये मिसाल से समझाया गया है कि अगर हम गर्म पानी के अंदर हाथ डालें तो पहले डालने से जो है फर्स्ट में तुम्हें वो गर्म महसूस होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा हाथ उसमें रहेगा तो वो हमें जो गर्मैश है, जो उसकी वो हीट है वो हमें महसूस नहीं होगी, तो वो अडॉप्ट हो जाएगा। आगे जो साइकोफिजिक्स के कुछ मेथड हैं, देयर आर 3 core methods of psychophysics, each being a different way to measure stimuli and sensation। कि हमारा जो स्टिमुलाई होता है, जो स्टिमुलस होता है, वो हमारे सेंसेशन के ऊपर कैसे अंदाज होता है या उसके अगेंस्ट हमारी सेंसेशन जो है वो कैसे क्रिएट होती है। सबसे पहले है मेथड ऑफ लिमिट्स। Within the method of limits are 2 other methods. The first is the method of ascending limits. In this method, the stimuli start low enough to be
detectable and gradually increase over time until they can be detected. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई आवाज़ सुननी है, ठीक है, तो उसकी इतनी लो फ्रीक्वेंसी होगी या वॉल्यूम होगा कि जो हमें सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो वॉल्यूम है वो बढ़ाएंगे यहाँ तक कि वो हमें सुनने लग जाए, तो ये होगा असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा है मेथड ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। लिमिट रिजर्व्स दिस प्रोसेस द स्टिमुलस स्टार्ट ऑफ perceive perceptible and gradually lessen until they cannot be perceived any longer। और दूसरा होगा कि हम परसीवेबल वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे और उस लेवल पे जाएंगे जहाँ पे वो हमें परसीव ना हो रहा हो। तो ये एक मेथड ऑफ लिमिट्स है जिसमें हम कोई स्टिमुलाई की लिमिट को बढ़ाते हैं कि वो हमें डिटेक्टेबल हो जाए, और दूसरे में वो हम डिटेक्टेबल से अनडिटेक्टेबल तक उसका वॉल्यूम लेके जाते हैं। तो इसके अगेंस्ट जो हमारी सेंसेशन क्रिएट होती है। आगे है जी मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। In the method of adjustment, the observer or the researcher continuously adjusts the stimulus until they can or cannot perceive it. This differs from the method of limits because the individual is not giving a yes or no response on each trial. Instead, they are responsible for adjusting the stimulus themselves. For example, if you were asked to identify the smell of gym socks, you might have a knob that you can turn until you can just smell the scent. Or you might turn the knob until you can no longer smell the scent. तो इसमें जो मेथड ऑफ लिमिट्स थी उसमें हम क्या करते हैं कि लेवल को इतना बढ़ाते हैं कि वो डिटेक्टेबल हो जाए, या डिटेक्टेबल से इतना कम करते हैं कि वो अनडिटेक्टेबल हो जाए। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट्स में होता है कि हम जो रिस्पॉन्स है या जो स्टिमुलस है उसको इस तरह एडजस्ट करते हैं कि वो हमारे लिए परसीवेबल हो या हमारे लिए जो है वो कंफर्टेबल हो। आगे मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। द मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई डिफर फ्रॉम द मेथड ऑफ लिमिट्स एंड मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। ये उन दोनों मेथड से थोड़ा डिफरेंट है in that it presents the stimuli in a random order. For example, if I am looking to see what is the lowest amount of sound that you can detect, I would randomly present several different tones at different sounds level. Some would be loud while other would be quiet. As the observer job would be to let me know when you can or cannot hear the sound. अब इसमें क्या है, पहले तो वो जो थे लिमिट्स थी, एक असेंडिंग डिसेंडिंग की, फिर एडजस्टमेंट थी। अब इसमें एक कांस्टेंट स्टिमुलाई है। तो कांस्टेंट स्टिमुलाई में हम कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पर वो कहता है कि सम वुड बी लाउड वाइल अदर्स वुड बी क्वाइट, कि वो कुछ जो साउंड्स हैं वो कुछ ज़्यादा होंगी और कुछ कम होंगी। और ऑब्जर्वर जॉब वुड बी एबल टू लेट मी नो व्हेन यू कैन और कैन नॉट हेयर द साउंड, कि वो कब वो साउंड सुनता है और कब नहीं। और उसकी जो स्टिमुला है वो कांस्टेंट ही है। दिस मेथड इज जनरली कंसिडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट मेथड because it limits the subject from being able to predict a stimuli, कि इसमें वो लिमिट को शो करता है। कांस्टेंट स्टिमुला जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन उसके जो सेंसेशन है उसकी लिमिट को वो ऑब्जर्व कर रहा होता है।
आ गया जी सब्लिमिनल परसेप्शन। Subliminal perception refer to visual and auditory information presented at a speed or or intensity that is below the conscious threshold of perception through one or more channels and thus not readily apparent to the subject. Our perception without consciousness कि जिस स्टिमुलस को हम परसीव ही ना कर सकें, स्टिमुलस तो है लेकिन हम उसको परसीव ही नहीं कर ले, तो उसको क्या कहते हैं? सब्लिमिनल परसेप्शन। आवर परसेप्शन विदाउट कॉन्शियसनेस। आ गया जी व्हाट इज सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी इज हाउ वन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये ऐसी थ्योरी है कि हम किसी स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो किस तरह किसी भी स्टिमुलाई, जो रेलिवेंट ऑर्गन से स्टिमुलाई है, उसके अगेंस्ट हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। इफ वन वर एक्सपोज टू स्टिमुलाई और अ सिग्नल, दे वुड आइदर बी अवेयर और नॉट अवेयर ऑफ द सिग्नल। कि अगर हम किसी सिग्नल से अवेयर हैं या नहीं हैं, if aware of the signal they choose to either act on the signal or ignore the signal। अगर हम किसी से अवेयर हैं तो उसमें हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उस पर रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। द पॉसिबल आउटकम ऑफ द सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी और हिट, मिस, फॉल्स अलार्म एंड करेक्ट रिजेक्शन। तो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी क्या है कि हम किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट हमारा रिएक्शन क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है। दो तरह से होता है कि एक, अगर हम उससे अवेयर हैं तो हम उसको जो है वो इग्नोर करें या उसको जो है रिस्पॉन्स करें। आ गया जी वेबर लॉ। ये बड़ा मशहूर लॉ है, अक्सर जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि वेबर लॉ इज द आइडिया दैट जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुलाई इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलाई। के जो डिफरेंस जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस जो है, इसको डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड भी कहते हैं, उसके दरमियान जो वो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है बजाय इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल स्टिमुलाई। In other words, if one light bulb is twice as bright as an other light bulb, अगर एक बल्ब की रोशनी दो बल्ब जितनी है, ठीक है, तो it will take twice as much increase in the intensity of the second light bulb for the two appear equally bright। तो इसका मतलब है कि वो जो एक बल्ब की रोशनी दूसरे बल्ब की दो बल्ब के बराबर है, तो दूसरे एक बल्ब को दो जो है उस दो बल्ब के बराबर जो है वो उसकी लाइट होगी। वेबर लॉ इज ऑफन फोकस्ड ऑन स्टिमुलस चेंज, कि वो स्टिमुलस चेंज पे फोकस करता है एंड हाउ लाइकली समवन इज टू नोटिस और रिएक्ट टू द चेंज, और कौन और कोई जो है वो उस चेंज के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, a person is much more likely to react to a quiet commercial that suddenly doubles in volume than a commercial that only slightly increase in a level। कि वो किसी एक कमर्शियल पे जब रिएक्ट करता है तो वो डबल पे भी वैसे ही करता है। तो ये था वेबर लॉ। तो साइकोफिज़िक्स जो टर्म्स और इसके अंदर जो प्रोसेस था, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग जो हैं वो अच्छी तरीके से याद करें। और जो डेफिनेशन जो प्रोसेस था, थ्रेशोल्ड क्या होता है, मिनी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड क्या होता है, सब्लिमिनल परसेप्शन अक्सर पूछा जाता है। वेबर लॉ में क्या मेन चीज़ होती है कि जो स्टिमुलाई है वो कांस्टेंट होता है उसका। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोग नोट कर लें। थैंक यू।